जुर्म के बहुत से कारण होते हैं। लालच, ईर्ष्या, हवस या बदले की भावना। कई बार हालात एक अच्छे खासे आदमी को मजबूर कर देते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जो कानून में पूरा यकीन रखता था, पर जिसे हालातों ने इस कदर झंझोड़ कर रख दिया कि उसकी नजर में यह जुर्म करने के अलावा मानो कोई और चारा नहीं था। लैनी नी बेबे 10 बज गए ने, जल्दी ना लस्सी पवा दे। पुत्र जी थोड़ी सबर कर लो, देनी आ। अच्छा जी। ओए काम करया कर, सारा दिन लस्सी लस्सी लस्सी। 24 घंटे का काम करता रहना वा, जद लस्सी मंगना वा कल्पन लग जांदे हो। बड़ा 24 घंटे काम करता रहना वा। तुसी एवें क्यों करदे रहंदे हो बेबे? मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, तन छुट्टी मिल गई। हाँ बेबे, पहला तो रिजेक्ट हो गई, फिर मैं साहब दे कोल गया, मैंने कहा मेरे बापू की तबीयत खराब है, जाना जरूरी है, तो फिर मिल गई। ओए सड्डी बहन कितनी बड़ी हो गई है। इसी में तो मिलो। ओ वीरा क्या लगा? चंगा बिल्कुल फिल्मी हीरो लग लिया। और लस्सी वाली बागवानी जल्दी कर। आ गया ओए मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। बापू तू उठकर क्यों आ गया? मैं तेरे पास आ रहा था ना, चल। ओए पुत्र, मैं अभी लेट के क्या करूंगा? मेरी 6 फुटी दवाई मेरे सामने खड़ी है ना मेरा पुत्र। बापू तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बहुत गलत बात है। पर तेरी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? ओए तू अभी आया है, थका मांदा, अभी नहा स्नान कर, सब बताता हूँ मैं तुझे, सब बताता हूँ। क्या हो गया बापू? सब बताता हूँ तू तुझे। परेशान लग रहा है। ओ वीरा आजकल पड़ोसियों की नीयत ठीक नहीं है। पड़ोसियों की नीयत? आहो चैत सिंह, आहो क्या हुआ उसे? कहता है ओ हरामजादा हमारी सारी जमीनें हड़प करना चाहता है। ऐसे कैसे हड़प कर लेगा? उसके बाप कर आ जाए। वो कहता है टिल्ले वाली जमीन है ना, वो टिल्ले वाली, हाँ वो जमीन उसकी है। ऐसे कैसे उसकी है? हाँ। तो चिंता ना कर, मैं आ गया ना। वो ताकतवर है ना, भला हम क्या बिगाड़ सकते हैं उसका? तो क्या हम चुप रहेंगे? कानून भी कोई चीज है, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। हमारे पास जमीन के सारे कागज हैं, पंचायत के सामने फैसला होगा, पंच करेंगे जमीन का फैसला। मेरा पुत्र आ गया ना, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। बापू तू बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? देख तेरे सामने तेरी 6 फुट की दवाई खड़ी है ना। मेरा पुत्र आ गया, अभी मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा पुत्र आ गया। चल मैं तेनू सैर करा के लाता हूँ, चल। और लस्सी तो पी लो पहले, और लस्सी ले आना भगवान जल्दी नाल, और ठंडी ले आई। वीर जी तुम बड़े सोहने आए हो, लेकिन वीर जी अब ठीक तो हो ना? एकदम चंगा। चल बापू मैं तेनू सैर करा के लाता हूँ। हाँ। बेबे तू खाना बना के तैयार रख, मैं बापू को सैर करा के लाता हूँ। अच्छा चल बापू। चल और बेबे उन खाना वाना बना ली, मुर्गे शुर्गे कट के तैयार रखी, भरा आया वे। और सुन ले हुन मैं भी मिलिट्री जावांगा, देख भरा कितना गोरा होके आया मिलिट्री चो, फिर ना कहना तू मिलिट्री नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है। इन सारे कागजों से तो ये लगता है कि ये जमीन प्रताप सिंह की है। जब ये कैसा फैसला सुना रहे हो सरपंच जी आप? ये सारे कागजात तो रद्दी हैं। तुम्हारे कह देने से ये कागजात रद्दी नहीं हो जाते चेत सिंह। ये जमीन के कागजात कानूनी हैं और पंचायत का ये फैसला है कि ये जमीन प्रताप सिंह और उसके बेटों की है। चलो पंचायत का फैसला पाकर ओनकर को लगा मानो उसने जंग जीत ली हो। अब उसकी जमीन उससे कोई नहीं छीन सकता। कुछ दिन रहने के बाद ओनकर खुशी खुशी अपनी बीएसएफ पोस्टिंग पर वापस लौट गया। पर आज भी हिंदुस्तान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां कुछ लोग सिर्फ लठ की भाषा बोलते और समझते हैं। चैत सिंह का परिवार भी ऐसा ही था। उन लोगों ने पंचों के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। प्रताप और क्या बात है? और क्यों मारा तू? ओए तेरे बाप के मुंह में जबान नहीं जो तू बोल रहा है। आराम से बात करो, आराम से बात करो। चुप कर, संभाल अपने मुंडे को। ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। चेत सिंह तू इन मुस्टंडों को लेकर क्यों आया यहाँ? तेरा और हमारा फैसला तो पंचायत ने करवा दिया था ना, तो अब तू क्या लेने आया यहाँ? ओए ऐसे फैसले तो हजारों होते रहते हैं गली कूचों में, हम ऐसे फैसलों को नहीं मानते। अलसोन जमीन ते साटी है, 80 उन्होंने लेके रवांगे, चाहे वो पीछे सानू 4-5 लाशें क्यों नहीं गिरानी पड़ जाए। ओए धमकी न दियो, लाशें हम भी गिरा देंगे। ओए, क्या कहने दो? ओए,
लाल सुन, ये सीधी तरह से नहीं मानेगा ना तो तेरी माँ भी जाएगी, तेरी बहन भी जाएगी। प्रताप सिंह, पूरी जवान हो गई है तेरी, उन्हें संभाल के रख। आई समझ? चलो चल चल रैन। जो मेरे को पता चल गया ना, एक एक को मार देगा। मैं चटूंगा नहीं इनको, एक एक को छीन के रख देना मैंने इनको। इंस्पेक्टर साहब, ये जख्म देखो, ये उन्हीं लोगों के दिए हुए जख्म है मेरे बेटे के हाथ पर। देखो मैं कैसे मान लूं कि ये जख्म चैत सिंह ने दिए हैं? कहीं से भी चोट लगा के आ गया और नाम ले दिया किसी का भी। अरे चोट पे नाम लिखा है क्या किसी का? मैं कह रहा हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, ये जख्म उन्हीं लोगों के दिए हुए हैं। मैं भी कुछ कह रहा हूँ, बक बक मत करो और मेरी बात सुनो। जी कहिए। 5000। 5000? हाँ 5000, ज्यादा नहीं है। पर इंस्पेक्टर साहब, इस टाइम तो हमारे पास पैसे हैं नहीं। पैसे नहीं है और साले रिपोर्ट लिखाने चले आए। ओए प्रितपाल, करो इनको अंदर। अंदर क्यों कर रहे आप? हमको अंदर क्यों कर रहे? हमने क्या किया? हमारा क्या कसूर है इंस्पेक्टर साहब? आप हम सब अंदर कर रहे हैं। चैत सिंह ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, हैं? तुमसे ज्यादा गहरे जख्म है उसके शरीर पर। झूठ बोलते हो? वो झूठ बोलता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो? अब बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है कि तुमने उसे मारा और तुम कहते हो कि उसने तुम्हें मारा, और मैं कहाँ जाऊं? मैं किसकी बात मानूं? हमने इसको कब मारा? झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारे लोगों ने तो मारा उसको। चलो करो इनको अंदर। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर दोनों पार्टियों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रताप और रमन बेल पर रिहा हो गए और रिहा होते ही गुस्से में लाल रमन अपने भाई ओनकर से मिलने गया और उसे सब कुछ बता दिया। चलता हूँ वीर जी, फिर मैं। रमन, हमें एक बार फिर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। वीर जी, मैंने आपको बताया तो है कि पुलिस ने हमारे साथ कैसा सलूक किया, और आप कह रहे हैं फिर पुलिस के पास। मैंने नहीं जाना पुलिस के पास वापस। मैंने तो उन लोगों को चीर के रख देना। कुछ नहीं कहेगा तू उन लोगों को। कानून इतना कमजोर नहीं है कि हर कोई उसको अपने हाथ में ले ले और उससे खेले। मैं आज ही एसपी कर्नल को चिट्ठी लिखता हूँ, तू घर जा। ठीक है, कर देता हूँ। फिक्र न कर वीरा, मैं हूं ना। अब बापू का ख्याल रखियो। किसी अपना भी ख्याल रखना। बेबे आपको बहुत याद करती रहती है। ओनकर ने एसपी करनाल को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सारा हाल बताते हुए उनसे दरखास्त की कि वो बहादुरगंज पुलिस से इस मामले की तहकीकात करें। ओनकर ने अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग भी की। कई दिन हो गए और उसे इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और वहां उसके परिवार पर होने वाला अत्याचार जारी रहा। कौन करेगा इतना वे? कौन समझावे? कम कर लिया कर। 24 घंटे मेरा बापू हमेशा करता रहता है, 24 घंटे रोता रहता है। मैं क्या करूं? चुप कर। मैं की चुप करा बापू? तुम शर्म नहीं आती तेरे? गलती हो गई। तेरा मुंडा चिट्ठियां बहुत लिखने लग गया आजकल। क्यों भाई? समझा ले अपने भाई को, आज नहीं तो कल ये जमीन हमारी होकर रहेगी। क्या समझ रहे तेरा साला? तुम साथ रमन, और चेत सिंह, तू रोज रोज नए बखेड़े क्यों डालता हमारे लिए? हाथ जोड़ता हूँ तेरे लिए। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनी। जमीन तो साडी होकर रहेगी। ये छोटा मोटा टुकड़ा बचा ना तेरे को, उसको संभाल कर रखियो। आई समझ में उसकी फिक्र कर, नहीं तो वो भी तेरे हाथ से जाएगा। संभाल अपने मुंडे को। मेरे संभाल
मैं कल बाजी को जाऊंगा। साले मेरा भाई आ गया ना, चीर के रख देगा तुम लोगों का। रमन फिर अपने भाई ओनकर के पास पहुंचा और उसे सारी घटनाओं के बारे में बताया। एक बार फिर ओनकर ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उसने एसपी करनाल को एक और चिट्ठी लिखी, पर पहली चिट्ठी की तरह यह चिट्ठी भी कोई जवाब ना ला सकी। हाय रब्बा, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारी जमीन पे? ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो हमारी जमीन पे? बीज बो रहे हैं तेरे खेत में रानी। तू जल्दी जा, पापा को इनको लेके आ। मैं तब तक इनको रोकते हूँ। तेरे बाप की जमीन है क्या? निकल यहाँ से बाहर। रानी, जमीन तो तेरी अपनी अपनी बना ली है, आजा तेरे को भी अपना बना लूं। मेरे को हाथ लगाए तो मैं तेरा मुंह तोड़ लूंगी। यहाँ से कार करती है हरामजादी। चल। चल जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो चलो रमन की पत्नी जीतो को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। कुछ हफ्तों बाद जैसे ही उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, रमन फिर अपने भाई ओनकर के पास गया और फिर जीवन बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मन करता है सबको एक लाइन में खड़ा करके तलवार को मैं कुछ कर लेगा। बस रमन बस, तुझे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। अब मैं का जवाब नहीं आऊंगा। तू जा। ये जी आप ये, मैंने कहा ना तू जा। ये जी आप ओ जा। अच्छा ओनकर ने इस चिट्ठी में लिखा कि उसका कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठता जा रहा है और उसके अंदर उबलता लावा अब उसे पागल कर रहा है। उसने ये भी लिखा कि उसे बहुत डर है कि चैत सिंह उसके परिवार को खत्म करने पर तुला है। जब इस चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया तो ओनकर के अंदर के सिपाही ने दम तोड़ दिया और बेटे ने पूरी तरह उसकी जगह ले ली। वो बेटा जो अब हर हालात में अपने परिवार को बचाना चाहता था, उनके अपमान का बदला चुकाना चाहता था। छुट्टी के लिए दरखास्त दे 1 हफ्ते बाद अपनी सेल्फ लोडिंग राइफल लिए ओनकर सिंह तोमर अपने गांव पहुंचा। रमन, 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 आउट वीरा, आउट। बाजी तुझे इस टाइम मेरा कानून पे विश्वास उठ गया है, तो चल मेरे साथ। किथे? जंग का एक ही उसूल है, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें मार सके, तुम दुश्मन को मार दो। चल, चल मेरे साथ, चल वीरा। अरे मैं गुरु की सो के कुछ चीड़ देंगे सारे को। चल वीरा, चलो बाजी, चलो आज निपटा देते हैं इनका काम। चैत्या, उठ कुत्ते! ये
अपने परिवार के साथ हो रहे लगातार अत्याचार से ओनकर की सोचने समझने की शक्ति मानो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये सोचे बगैर कि उसकी बंदूक किसकी जान ले रही है, उसने और उसके भाइयों ने मासूम औरतों और बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन पर इन खूनों का मुकदमा चला। सेशंस कोर्ट ने ओनकर को फांसी और रमन को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और हालात को देखते हुए उसकी सजा को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। पर यह पूरा हादसा होता ही नहीं अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता। अगर पुलिस सही वक्त पर इन नागरिकों का सहारा बनती तो ये कभी मुजरिम बने जेल में सजा नहीं काट रहे होते। जब किसी को भूख और प्यास में अपने लोगों द्वारा सताया जाए तो अक्सर वो बुराई को अपना लेते हैं।